रजत मतलब सिल्वर कॉइन, चांदी के जो सिक्के थे वो कुमारगुप्त प्रथम के समय में वास्तविक रूप से इसी के समय में शुरू हुए। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी रजत सिक्के बनाए थे, लेकिन वो रूटीन में नहीं आ पाए थे जो कुमारगुप्त प्रथम के समय में आए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रही कि कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनवाई। इनका गुप्त काल का जो राजकीय साइन था वो गरुड़ था। इनके ध्वज पर, इनके फ्लैग पर गरुड़ का चिन्ह बना होता था। लेकिन कुमारगुप्त ने अपने कॉइन्स पे उस गरुड़ को हटाकर मयूर की या पिकॉक की आकृति बनाई। अगर हम इनकी उस कॉइन को देखें तो कुछ ऐसा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मयूर पे ये बैठा हुआ दिखाया गया है। तो कुछ ऐसे ही इनके कॉइन्स हैं जो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर की को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है, यानी कि बनी हुई है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। देखिए, एक और शासक जिसके सिक्कों से हमें यह इंडिकेट होता है कि उसने भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नेक्स्ट जो शासक है स्कंदगुप्त, ये 455 ईस्वी में गुप्त शासन के सिंहासन पर बैठा और 467 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा। स्कंदगुप्त के शासन की बागडोर संभालते ही हुणों का आक्रमण हुआ। हुण जो एक यूची जाति थी, उनका अटैक हुआ। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और ये कार्य सौराष्ट्र का जो गवर्नर था या राज्यपाल था या वहाँ का जो प्रमुख हेड था सौराष्ट्र का, पर्णदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित के निर्देशन में इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था। प्रशासनिक सुविधा के कारण राजधानी अयोध्या बनवाई इसने, क्योंकि हुणों के आक्रमण की वजह से इसकी अपनी राजधानी थोड़ी सी डेंजर जोन में आ गई थी, इसलिए अपनी राजधानी को इसने चेंज करके और अयोध्या ले गया। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार हुण आक्रमण इसी के समय में हुआ था और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। देखिए, जो भीतरी स्तंभ लेख है वो ये बताता है कि हुणों ने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख जो है सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ है उसमें ये भी हमें पता चलता है कि इसने हुणों के इस आक्रमण को विफल भी कर दिया था। जूनागढ़ में जो अभिलेख है उसमें हुणों को मलेच्छ बताया गया है। अब हम बात करते हैं हुण थे कौन, उन पे बात करते हैं। हुण राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था और जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी, यानी कि बाहर की एक जाति थी जिसने भारत पर अटैक किया। प्रथम हुण आक्रमण खुशन शाह के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ। तोरमान और मिहिरकुल ये दो प्रसिद्ध हुण शासक हैं। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देखिए, सुदर्शन झील की अगर हम बात करें तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना कि पुष्यमित्र वैश्य जो चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था, उसने इसका पुनरुद्धार करवाया। उसके बाद तुषाक अशोक के समय में, सुविशाख रुद्रदामन के समय में, ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं और चक्रपालित है वो स्कंदगुप्त के समय से संबंधित है। हेनसांग ने नालंदा संगाराम को बनाने वाले शासकों में विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख किया है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। यहाँ इसमें हेनसांग ने साफ लिखा है कि नालंदा संगाराम संघ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको बनवाने वाले शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय भी मैन रहे हैं। और
इस अपने लिटरेचर में उसने बताया कि स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है, यानी कि स्कंदगुप्त ने भी सहायता की थी। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। स्कंदगुप्त के बाद जो अन्य शासक हैं हम उन पर भी बात कर, हालांकि इनके बाद जो शासक बैठे वो बड़े दुर्लभ शासक थे। उन्होंने इतिहास में ज़्यादा कुछ किया नहीं, ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने छोड़कर नहीं गए कि जिनके ऊपर हम बाकी शासकों की तरह खुलकर डिस्कस कर सकें या खुलकर बात कर सकें। लेकिन इनकी जो अलग अलग लिटरेचर से हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के बाद शासक जो बैठे वो थे पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुधगुप्त, बुधगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। नरसिंहगुप्त ने हुण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख जो 510 ईस्वी से है, वहां से हमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमें भानुगुप्त के समय में 510 एडी के अंदर लिखे गए ऐरण अभिलेख से इसका हमें पता चलता है। यह है ऐरण अभिलेख जहां से हमें इसका प्रमाण मिलता है। इस पर लिखा हुआ है कि विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मोखरी तथा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश आदि प्रमुख थे। इनकी हम बाद में बात करेंगे। गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति को कोई महत्व नहीं रह गया था। अब हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था या पॉलिटिकल जो अप्रोच है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन के प्रमाण हमें मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। जैसे कि हमने मौर्य काल में पढ़ा कि उनके सबसे बड़े अधिकारी जिन्हें तीर्थ कहा गया अर्थशास्त्र के अंदर, वो अमात्य होते थे। लेकिन यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में बड़े अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था। मौर्यों के समान ही गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था, जो निम्न है। महाबलाधिकृत, सॉरी ये जो विभाग है थोड़ा सा साइड में है, कोई बात नहीं। महाबलाधिकृत ये कहा जा गया सेना के सेनापति को। महादंड नायक ये कहा गया न्यायाधीश को। संधि विग्रहक ये कहा गया युद्ध मंत्री को। दंडपाशिक ये कहा गया पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे। प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। विकेंद्रीकरण का मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। जब पूरी पावर अगर किसी एक ही आदमी के हाथ में हो तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर। मगर यहां इन्होंने अपनी शक्ति को बांट दिया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, जो विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ते हुए पहले कदम थे। और ये प्रमाण हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होते हैं। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। हमने मौर्य काल में देखा, मौर्य काल के अंदर अर्थशास्त्र में आता है कि सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, लेकिन वास्तव में जो बड़ी पोस्ट पर थे उनको अमात्य कहा गया या महामात्य कहा गया। लेकिन गुप्त काल के अंदर ऐसे अधिकारियों को कुमारा मात्य के नाम से बुलाया गया। मौर्यों के समान ही गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था, जो निम्न है। देखिए एक तरफ अधिकारी और एक तरफ विभाग है, हम इन दोनों की बात करते हैं। पहला महाबलाधिकृत, ये एक अधिकारी की पोस्ट का नाम है और ये जो था ये सेना का सेनापति होता था। आज जैसे हम कमांडर इन चीफ बोलते हैं, और गुप्त काल के अंदर उन्हें महाबलाधिकृत, महान बल वाला, महान बलों का अधिकार रखने वाला महाबलाधिकृत। महादंड नायक एक ये है, इसका मतलब था न्यायाधीश।
जुडिशरी का जो सबसे बड़ा हेड था, संधि विग्रहक यानी कि युद्ध मंत्री, संधि करनी है या युद्ध करना है यही डिसाइड करता था, संधि विग्रहक। दंड पाशिक, एक ये भी बड़ी पोस्ट थी, यानी कि पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दंड पाशिक के नाम से गुप्त काल में बुलाया जाता था। स्कंदगुप्त के जो बाकी के लेख हैं उन पर हम लोग डिस्कस कल करेंगे। हम देखेंगे कि अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है ये, और जो भारतीय इतिहास में हम लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज समय हमें आगे बढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।